नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान, संघ और उसके क्षेत्र, यानी कि भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, इसे हम लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है संघ और उसके क्षेत्र। तो हम लोगों ने पिछले में देखा कि संघ और उसके क्षेत्र, भारत को हम लोग भारत और इंडिया क्यों कहते हैं, कैसे संघ के पास क्या क्षेत्र, क्या शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या शक्तियां हैं, और संघ राज्य के मामले में शक्तियों में अधिक कैसे है, वो राज्यों का निर्माण, राज्यों का नामकरण, नए राज्यों को शामिल करना और राज्यों की सीमाओं को कम अधिक करने की क्षमता उसके पास कैसे है। तो इसी हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। आखिर में केंद्र शासित प्रदेश कैसे खड़े हुए, कैसे निर्माण हुआ उनका, राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। बात इसकी आती है भारत की आजादी से। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। भारत की आजादी से पहले ही एक विवाद चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के 2 डोमिनियन के निर्माण का। जब ये विवाद था और जैसे जैसे मेरा आंदोलन आजादी की ओर जा रहा था कि हम आजादी मिलने वाला था, ऐसे ही से ही राज्यों के बंटवारे को लेकर, खास करके पाकिस्तान को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इस बात को रखा कि हमें एनी हाउ जैसे भी हो मुझे अपना एक अलग देश चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया कि अगर आपको अलग देश चाहिए तो एक बात उन्होंने रखी कि फिर हम 2 डोमिनियन करेंगे, भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे और ये 2 डोमिनियन जो हैं अलग अलग देश का निर्माण हम लोग करेंगे। तो आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियां थी। ब्रिटिश प्रांत, जिसपे ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था, और देशी रियासतें जिसमें राजा के शासन हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश राजशाही से उनका संबंध था। तो ये 2 प्रकार की श्रेणियां थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो लाया गया, इसके अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण किया गया। किसके तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। जब 2 डोमिनियन बने, 2 देश बने, तब कहा गया कि आप पहला आपको अवसर दिया जा रहा है भारत में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, तीसरा स्वतंत्र रहें। तीन ऑप्शन थे उनके पास। कहा गया जो राज्य थे उनको कहा गया कि, क्योंकि हमारे पास 2 श्रेणियां थी जैसे मैंने बात किया, कि एक ब्रिटिश प्रांत जिसे ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, दूसरा वो राज्य की रियासतें जो राजशाही चलता था। तो जब हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब लागू हुआ तो उसमें कहा गया कि आप देखिए जो राज्य हैं वो आप भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो, स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसी बातें क्यों कही ब्रिटिश ने, या इस बातें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बातें क्यों आई? जब भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो उसमें क्यों ये बातें निकल करके आई कि आप ऐसा करें? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन जो भूभाग हैं उनको कैसे उनका बंटवारा किया जाए? तो क्योंकि ब्रिटिश आए थे तो उस समय अलग अलग बहुत सारे रियासत थे,
बहुत सारे रियासत, जिसमें लगभग 252 रियासतें उस समय हुआ करती थी। सॉरी, 552 रियासतें हुआ करती थी। ये इसे हम लोग देशी रियासत बोलते थे। जब ये वापस जाने लगे, भारत से ब्रिटिश जब वापस गए, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे भारत में प्रवेश किए थे, हम वैसा ही भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। मामला विवाद का कारण यहीं से शुरू होता है। भारत की भौगोलिक सीमा में 252 जो रियासतें थी, क्योंकि भारत उसमें बृहद था, तो उसमें से 549 भारत में शामिल हो गई। भारत में कितने शामिल हुए? 549 भारत में शामिल हो गए। ऐसे ये भी शामिल नहीं हो रहे थे, इनके भी अपने नौटंकियां थी, अपने इनके मांग थे। लेकिन जो उस समय भारत में जो पहली शासन व्यवस्था जो शुरू हुई, दो शानदार लोगों के सहयोग से, इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहूं तो एक उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और दूसरा उस समय के आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू कूल माइंडेड, वेल प्लानर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रेसिव, ताकत, डर, भय दिखाने वाले। तो शानदार जोड़ी थी दोनों की। इसमें जो रियासतें जो 549 भी आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही शामिल नहीं हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव, सलाह, सुझाव के माध्यम से वो लोग इसमें आए। तो 549 जो थे वो पूरी तरह शामिल हो गए। बचे 3। हमने बात 252 का किया है, बचे 3। तो 549 रियासतें शामिल हो गए। ठीक है, हम भारत में शामिल हो जा रहे हैं। बची हुई 3 रियासतें, कौन कौन रियासतें ये 3 थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। ये 3 रियासतें थी। तीनों रियासतों ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम भारत से में शामिल नहीं होंगे। हैदराबाद अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद भी भारत के साथ ही है। आप देख सकते हैं कि हैदराबाद जो नक्शे में भारत के साथ है, वो कैसे पाकिस्तान से चला जाता, ये मुख्तालिफ बातें थी। जूनागढ़ वो भी भारत के साथ सटा हुआ था। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, ये बीच का था। इसके साथ कुछ था कि वो चाहता तो जा सकता था, चाहता तो रह सकता था। लेकिन कश्मीर के साथ बात ये थी कि कश्मीर चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, हम किसी में ना जाएं। तो कश्मीर ने कह दिया कि हम किसी में नहीं जाएंगे, हम तटस्थ हैं। ये दोनों हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ये भी हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो इसको आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो इसको ठीक से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इसको लेकर के, क्योंकि हम लोगों का और अपना सिलेबस इसे कंप्लीट करेंगे। तो हैदराबाद और जूनागढ़ आंदोलन के माध्यम से और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से दोनों शामिल हो गए, भारत में शामिल हुए। जम्मू एंड कश्मीर अंत तक रह गया कि मैं अकेले रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना। इसे समझाया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि 2 बड़े देश अलग हुए हैं और उसमें एक छोटा देश अगर बीच में रहे तो दोनों के संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए कहा गया कि आप कश्मीर के जो शासक थे उनको कहा गया कि आप भारत में शामिल हो जाइए। इसलिए प्रयास किया गया, लेकिन नहीं रहे। फिर बहुत उनके साथ आया, पाकिस्तान का अटैक हुआ, पाकिस्तान उधर से अटैक कर दिया। उसकी जो एक पशु टाइप की सेना थी, जानवर वाले, वो आए, इस पर अटैक कर दिया। और इनको अंत में लगा कि हरि सिंह को कि अगर
सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, तंत्र में इन्होंने सुपुर्द किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे सेना उतार दी। तो ये कुछ कहानी रही इन रियासतों की। तो ये इन 3 रियासतों जो है भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। बाद में फिर कुछ समय बाद भी भारत में इनको शामिल कर लिया गया। और कैसे क्या प्रयास रहा मैंने बताया ही। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा। हैदराबाद में पुलिस उतार दिया गया था, शामिल हो गए, वहां का शासक जो है भाग गया। जूनागढ़ की समस्या क्या था, जूनागढ़ की में क्या क्या पब्लिक ओपिनियन ले लिया गया था, लोगों ने कह दिया कि हाँ भारत के साथ रहेंगे, शासक क्या कर लेगा, शासक छोड़ के भाग गया। और कश्मीर का वो विलय जो है वो विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया था। तो 1950 में भारतीय संविधान 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। तो 4 वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो मिलता है क, ख, ग, ख। ये 4 वर्गीकरण हम लोग देखने वाले हैं। और चारों वर्गीकरण कौन कौन थे इसे हम लोग देखेंगे। तो भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ, ये सभी संख्या में थे 29 उस समय। भाग क में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले थे। भाग ग में ब्रिटिश भारत के कुछ आयुक्त का शासन एवं कुछ शाही शासन था, मिक्स था। और इसमें कुल 10 केंद्र शासित थे। अंडमान निकोबार को अकेले भाग राज्य घ में रखा गया है। तो हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि क, ख, ग, घ में कौन कौन से राज्य आते हैं। उसे आप देख लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे भाग क में राज्य, भाग ख में कौन कौन से राज्य हैं, भाग ग में कौन कौन से राज्य थे और भाग घ में कौन कौन से राज्य थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। बात हो रही है 1950 में, जब लोग संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत के जो क्षेत्र थे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो भाग क के बारे में हमें फिर से बता दूं कि भाग क में वे भाग थे, वे राज्य थे जो ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। यहां क्या था, ब्रिटिश राज्य के गवर्नर का शासन था। ख में विधानमंडल के साथ शाही शासन था, विधानमंडल के साथ शाही शासन। ग में केंद्र शासित प्रदेश थे। और घ में वैसे राज्य थे जिनको शामिल किया गया था। तो हम लोग भाग क देखते हैं, ख देखेंगे, ग देखेंगे, घ देखेंगे। तो भाग क में आता है असम, हमें लगता है यहां देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो मैं थोड़ा और इधर लिखूं। असम, बिहार, बंबई, अभी मुंबई, वर्तमान हम मुंबई बोलते हैं, मध्य प्रदेश, मद्रास, वर्तमान में चेन्नई, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, और 9 में पश्चिम बंगाल। ये वैसे राज्य थे जहां पे गवर्नर का शासन था, ब्रिटिश गवर्नर का।
मैं देख लूं थोड़ा आप लोगों को ये नीचे तक आ रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा एक बार चेक कर लूं। गुड, आ रहा है। अब बात आती है भाग ख। भाग ख में वैसे राज्य थे जो राज्य विधानमंडल के साथ और शाही शासन ये दोनों थे। इसे देखते हैं कौन कौन थे। हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा मध्य भारत, चौथा मैसूर, पांचवा पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, पूर्वी पंजाब, छठा राजस्थान, सातवां सौराष्ट्र, आठवां त्रावणकोर कोचीन, और नवा विंध्य प्रदेश। ये थे। भाग ग में कौन कौन से थे? भाग ग में अजमेर, भोपाल, लिखते चले आप, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ये जो थे भाग ग में राज्य थे। घ में उस समय एक अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वह द्वीप है बहुत सारे। वो समूह में जितने द्वीप हैं वो सारे द्वीप समूह। तो ये चीजें थी भाग क में, ख में, ग में, घ में। तो घ में केवल अंडमान और निकोबार को रखा गया था क्योंकि उसे शामिल किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें देशी रियासतों का या राज्यों का बंटवारा को लेकर के बहुत सारे विवादें चल रही थी।
इसके लिए कुछ कमिटियां, कुछ आयोग भी बनाए गए थे। इन कमिटियों, आयोगों को ये कहा गया था कि आप इस पर अध्ययन करके बतावें कि राज्य का बंटवारा, क्योंकि जब देश अलग हुआ था तो रोज लोगों को लगता था कि राज्य आसानी से मिल जाएगा और जो बोल देंगे वो राज्य मुझे मिल जाएगा, या इन आधारों पर राज्य का बंटवारा होना चाहिए, इस आधार पर राज्य का निर्माण होना चाहिए। ये विवाद, ये बातें निकल करके आ रही थी। तो इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी 1948 में, उसको बोला गया था धर आयोग और जेबीपी समिति। धर आयोग बना था और जेबीपी समिति बनाई गई थी। कब? 1948 में। 1948 49 इसे कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आते आते 49 भी हो गया था, लेकिन अगर चर्चा है तो आप इसको 48 ही बोलेंगे, क्योंकि समितियां 48 में ही बनी थी। जैसे देशी रियासतों का जो शेष भारत में एकीकरण जो हो रहा था, उसमें अस्थायी व्यवस्था थी, जैसे तैसे सभी राज्य अपने अपने थे। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी थी, जो साउथ हमारा है उधर से मांग उठने लगी थी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। मांग आया कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हो या गठन हो। तो इसके लिए बनाई गई कि जून 1948 में, 1948 में एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो थे एस के धर थे, जिसको हम लोग धार आयोग बोलते हैं। धार आयोग, इसके अध्यक्ष जो थे एस के धर। जब कोई कमेटी बनता है, आयोग बनता है, तो उस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के नाम से आयोग का नाम बोला जाता है। जैसे कोठारी आयोग तो कोठारी के नाम पे है, मुदालियर आयोग मुदालियर के नाम पे। इसके बाद एक आयोग बना था, ऐसे नाम उसका, जैसे कोठारी आयोग की बात करें तो शिक्षा आयोग बोला जाता है, मुदालियर आयोग की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग बोला जाता है। अगर हम लोग विश्वविद्यालय आयोग अगर बात करें तो विश्वविद्यालय आयोग के जो उसमें अध्यक्ष थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उन्हें राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आयोग के अध्यक्ष एस के धर थे, इसीलिए धर आयोग के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया और इनके जो अध्ययन करना था, देखना था कि भाषाई प्रांत, इसको हम लोग एक भाषा के आधार पर राज्य दिया जा सकता है कि नहीं। तो इस आयोग का, जैसे कोठारी आयोग का मैंने नाम लिया, तो इसका भी जिसके मैंने कोठारी आयोग को मैंने बोला शिक्षा आयोग, वैसे ही इस आयोग का भी एक नाम था, जो मूल नाम था, उसको बोला जाता है भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग, इसी को हम लोग बोलते हैं धर आयोग। तो ये जो भाषाई प्रांत आयोग, जो इसके धर के अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में इन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने कहा, इनका जो रिकमेंडेशन था, सुझाव था कि भाषा के आधार पर, इनको जो सिफारिशें थी, ऐसे इसको सिफारिश एक टेक्निकल वर्ड है जो बोल सकते हैं, आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कार्य के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। क्या था रिपोर्ट? सुझाव या रिकमेंडेशन क्या था? भाषाई आधार के बजाय
प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। सुविधानुसार राज्य का गठन होना चाहिए। इस आयोग ने रिकमेंडेशन दिया कि यह भाषा के आधार पर करेंगे। तो बहुत सारी भाषाएं हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जो बड़ी भूमि रखते हैं लेकिन भाषा उनकी भाषा एक है। कुछ राज्य है कि भाषा उनकी है लेकिन छोटे छोटे भूभाग में भाषाएं बदल जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का गठन होना चाहिए, ये कहा था धर आयोग ने। तो जब ये उन्होंने जब रिकमेंडेशन अपनी सिफारिशें जब इन्होंने दी कि भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, तो इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया दक्षिणी क्षेत्र में। और इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। जब विवाद शुरू हो गया तो 1948 इसके रिपोर्ट के जस्ट बाद दिसंबर में रिपोर्ट आया और दिसंबर में ही एक और कमेटी बनी क्योंकि विवाद कैसे खत्म किया जाए। देश आजाद हुआ है, एक साल भी आजाद हुए हुआ कि विवाद खड़े हो गए कि हमें जो है भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। उस समय देश को संसाधनों की जरूरत है, देश को बल चाहिए, बहुत सारी चीजों का पुनर्गठन करना है, नई नई चीजें लानी है, शासन व्यवस्था ठीक करने हैं। और उस समय एक मांग चल रही है कि हमें राज्य चाहिए। किसी को देश चाहिए होता था, पाकिस्तान मिल गया। अब यहाँ राज्य पूरे जो रियासत है वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। अब दूसरे ये जो थे इन्हें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। कमिटी ने जो आयोग ने जो दिया कि भाषाई आधार पर ना हो करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन हो, इससे पूरे दक्षिण में आग बबूला हो गए वे लोग। और इसके बाद जल्दबाजी में कांग्रेस की सरकार थी, 1948 में एक अन्य भाषाई समिति का निर्माण किया गया। भाषाई समिति का निर्माण किया गया और इसके अध्यक्ष इसके जो सदस्य थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि यहां है ना जेबीपी, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद इसके अलावा कौन थे? इसके अलावा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ के नाम से भी ले लिया गया। और तीसरे थे, उनका नाम था पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, ये तीन थे। इनकी एक समिति बनी 1948 में ही, क्योंकि दिसंबर में बनी थी तो इतनी जल्दी रिपोर्ट आ नहीं सकती थी। तो इसी के नाम से, इन्हीं तीनों नाम से इनसे आप जे ले सकते हैं। इसमें से भी ले लीजिए, इसमें से पी ले लीजिए। जेबीपी समिति बनी 48 में, इन्होंने रिपोर्ट दिया 49 में, इनका रिकमेंडेशन 49 में आया था अप्रैल में। तो इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 1949 में इनके रिपोर्ट आते हैं और इनके रिपोर्ट में पेश की कि इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हम नहीं कर सकते। दोनों में बातें ही, चाहे धर आयोग हो या जेबीपी समिति, दोनों का रिकमेंडेशन सिफारिश यही आई कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये रुकने वाला कहां था? विवाद बढ़ता चला गया। फिर अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा चल रहा था। आप देश का नया देश आपको मिला है चलाने के लिए, आप उसका विकास करेंगे।
या आप इन विवादों में पड़े रहेंगे। दूसरा, राजनीतिक कुछ फायदे भी थे दलों के, इसलिए वो चाहते थे कि ये आंदोलन चलता रहे। तो भारत सरकार को अक्टूबर 1953 में मजबूर होना पड़ा और भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को अलग किया गया तो आंध्र प्रदेश राज्य बना। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों का भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोटी श्री रामालू का निधन हो गया था। इसी आंदोलन के चलते और ये और उग्र आंदोलन होने की संभावना थी, इसीलिए वो मद्रास से जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसको अलग कर करके आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य का निर्माण किया गया। इसके बाद एक और कमेटी है जिसको हम लोग देख रहे हैं, फजल अली आयोग। हमें लगता है फजल अली आयोग को हम लोग को अलग से पढ़ना चाहिए या इसी में खत्म कर दें। फजल अली आयोग को अलग से देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा।